Hello everyone, good afternoon to all. Good afternoon Piyush, good afternoon Abhishek and Akshit, Mayank, Kunal and Siddharth, Subham. आज 8 लोग हैं ना। सर आज लेट कैसे हो गए आप? एक्चुअली मैं वेट कर रहा था मतलब कौन आ रहा है या फिर कौन नहीं आ रहा है। अच्छा, हम तो सर 2:55 से वेट कर रहे हैं आपका। रियली? यस सर। काफ़ी डेडिकेटेड हो पढ़ने के लिए। कल का लेक्चर अच्छा लगा शायद। सर कल आए नहीं थे ना, अच्छा। कल तो आज आए। अच्छा, आप सिद्धार्थ हो ना, आप नहीं आए थे कल। हाँ तो सिद्धार्थ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, इंक्लूड कीजिए कि आप फ्यूचर में क्या करोगे आफ्टर फाइनल ईयर। सर, मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं जेईई से बीटेक कर रहा हूँ। ओके। मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग में जाना, मैकेनिकल से जो कार डिजाइन करते हैं ना, लेकिन साथ में मैं सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ। साथ में सिविल सर्विस में सिविल एसएससी सर्विसेज, कीजिए। एसएससी सीजीएल। ओके। सर अपन मिल चुके पहले। अपन कब मिल चुके हैं पहले? आप माल भैया हो ना? अक्षय मालवीय। हाँ हाँ। तो अपन कहाँ मिल चुके अपन हैं? आप और क्या बोलते हैं अपने रवि भैया और राहुल भैया, वहाँ जयपुर जीप लवर्स गए थे ना। अच्छा 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 अच्छा, आप वही हो क्या? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छे सिद्धार्थ। एक्चुअली क्या, मैंने फ़ोटो देखी नहीं ना, फ़ोटो पहचान में नहीं आ रहा। नहीं, मैं तो जिस दिन भैया ने मैसेज देखा, नंबर सेव थे आप सबके, तो मैंने उस दिन देख लिया था। अच्छा भैया हैं अपने, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे आराम। अच्छा। एंड शुभम अपने? शुभम शर्मा है से दूसरे हैं। अच्छा। यस सर। शुभम अपने अपने कल क्लास ली थी? नो सर। तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, इंक्लूड कीजिए कि आप फ्यूचर में आप क्या करोगे। सर मुझे ऑटोमोबाइल में जाना है। ओके, आप ऑटोमोबाइल में जाना चाहते हो। यस सर। थोड़ा सा एलोब्रेट करो इसको, ऑटोमोबाइल में कैसे जाना चाहते हो, मतलब क्या? सर डिजाइनर भी है, और सर मतलब पार्ट्स वगैरह में जाना चाहता हूँ सर। कहाँ पे? सर ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा सर मैं। बेसिकली आपको मैकेनिकल डिज़ाइन में जाना है, ऑटोमोबाइल डिज़ाइनिंग। यस सर। अच्छा, तो इसके लिए अभी आप कौन सी ईयर में हो? सर सेकंड ईयर। अच्छा, सेकेंड ईयर में हो। बढ़िया है, पहले से ही डिसाइड कर लिया अपना गोल कि मैकेनिकल डिज़ाइन में जाना है, ऑटोमोबाइल डिज़ाइन में, डिज़ाइन इंजीनियर बनना है। तो क्या क्या सोच रखा है फिर यस सर। तो क्या क्या सोच रखा है फिर डिज़ाइन इंजीनियर बनने के लिए? सर डिजाइनिंग तो है, पर सर उससे ज्यादा मेरे को मतलब ऑटोमोबाइल्स में जो इंटरेस्ट है ना, वो दूसरे वर्क, जो पूरा वर्क होता है सर उसमें है। कौन सा वर्क? डिजाइनिंग में तो है, पर उसमें ज्यादा है सर इंटरेस्ट। सर उसमें जो पूरा वर्क होता है कार का वगैरह का सब कुछ, मतलब जैसे कैसे होते क्या सर, एरोटाइम। हाँ। तो मतलब कार डिजाइनिंग पूरा प्रोसेस में एरोडायनामिक्स सब कुछ। अच्छा, मतलब जो ऑटोमोबाइल्स का जो अपीयरेंस होता है उसमें इंटरेस्टेड हो तुम? यस सर। अच्छा, अपीयरेंस में जाना है। उनको जानते हो, डीसी अवंती के जो ओनर हैं? हाँ यस सर। हाँ, तो वो भी अपीयरेंस की गाड़ी डिज़ाइन करते हैं उनके जैसा। सिमिलर सोच लो सर आप। हाँ, उनका स्कैम सुना किसी ने? अभी हुआ था। वो कौन सा नए वाला? नहीं सर। पहले हाँ तो हाँ, वो नया ही था, वो मॉडिफाई करके बताया पहला था। सुना था वो। हाँ, रवि भैया ने बताया था, उन्होंने डिजाइनिंग कुछ करा था। अपनी कार उनकी कंपनी एविडेंट हो गई थी। हाँ, उन्होंने फ्रॉड किया था, बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। अब पता नहीं क्या पता है। नहीं, आपको भी नहीं पता? पता तो क्या, अब न्यूज़ है, न्यूज़ वालों को क्या कहे। आप बता दो न्यूज़ क्या है, फिर हम देख लेते सच्चाई कितनी है वो तो। न्यूज़ में तो यही क्या है कि ठीक है, एक ही ना मतलब वो मतलब इसकी जो गाड़ी है वो बहुत नंबर से रजिस्टर्ड हो रखी है।
मतलब जो इस वही सेल्समैन बन के जाते थे, वही मतलब कार खरीदने जाते थे, ओनर ही, मतलब जो मतलब कंपनी के एम्प्लॉय वही, ऐसे फर्जीवाड़ा किया था उन्होंने। तो एक गाड़ी पकड़ी गई थी, तो उसके चक्कर में फिर सारी गाड़ियाँ निकाली गई, तो पता चला कि गाड़ियाँ तो उतनी है जितनी पहले थी और ख़रीदने वाले ज़्यादा हो गए। एनीवे इसके बारे में बात करेंगे। एंड अब नया कौन है, एक चंद्र प्रकाश गोथवाल। हेलो चंद्र प्रकाश। हेलो। अक्षी मिश्रा। सर मैं स्टाफ मेंबर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हेलो। सॉरी सर, सॉरी सर, जी जी सॉरी। जी। सॉरी सर, सॉरी। नहीं 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 हाँ ओके ओके सर, वो एल के सर ने मेरे को कर रखा है। अच्छा अच्छा, क्योंकि कल है ना, आप कंटिन्यू कल, सर, कंटिन्यू प्लीज सर। हाँ कल है ना एल सर है ना, ऐड थे ना इसलिए। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन। जिन लोगों ने कल की क्लास ली थी, मैं उनसे कुछ पूछता हूँ। जैसे अपने अभिषेक हो गए, एंड सात्विक हो गए, पीयूष, अक्षत, कुणाल, ठीक है। आप लोग मुझे बताओ, कल जो कल लेक्चर हुआ था उसको एलोबरेट कीजिए थोड़ा, ताकि जो नए टीममेट्स अभी मतलब ऐड ऑन हुए उनको भी पता चल सके कि कल क्या हुआ था। सबसे पहले अभिषेक आप कीजिए। आपने शुरुआत की थी कैड और सीएई से, हम्म। और उसके बाद में आपने सीएई को और कैड को दोनों को ही एलैबोरेट करके बताया था कि हम्म। किस तरह से पहले कैड जो है फर्स्ट स्टेप होता है डिज़ाइनिंग में, देन सीएई होता है। हम्म। और पहले कैड जो लोग पहले कैड सीखते हैं देन वो सीएई पर जाते हैं। डायरेक्ट भी सीएई पर जाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमारी स्किल्स और जो हमारी मैथमेटिकल एनालिसिस स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ओके। और फिर आपने एनसिस सॉफ्टवेयर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी दिया था हम्म। कि किस तरह से कैसे अलग अलग जो मतलब अलग अलग ऑप्शंस जो थे उसमें, हम्म। कि किस तरह से लोड्स लगते हैं, थर्मल थर्मल लोड्स, तो मतलब थर्मल का अलग से एनालिसिस होगा, इलेक्ट्रिकल का अलग होगा, स्टैटिक का अलग होगा, इस तरह से ओके, कुणाल आप एलोबरेट कीजिए आगे। सात्विक। यस सर। एक्सप्लेन करो कल को। सर कल तो जो कैड और सीएम होते हैं, कैड और इसमें जो डिजाइनिंग होती है इसमें उसके बारे में बताया था कि आगे क्या इसका स्कोप है, कैसे क्या जाते हैं। और कोर्सेज के बारे में बताया था कि कैड के अंदर कौन से होते हैं, और जो आगे जो डिजाइनिंग होती है उसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर होता है, और अपनी स्किल को डेवलप कैसे करना है वो बताया था आपने। और फिर उसके बाद में एनालिसिस के बारे में थोड़ी जानकारी थी, और देन जो साइड में जो 8-10 ऑप्शन होते हैं उनके बारे में बताया आपने। ओके, बस। ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे एनसेस वर्क बेंच। एनसेस वर्क बेंच का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि एनसेस वर्क बेंच पे कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं एज ए मैकेनिकल, अपन कौन कौन सी अप्रोच कर सकते हैं उसके अंदर। कंप्लीटली मैंने एक्सप्लेन किया था कि कौन सा मॉड्यूल क्या काम करता है, कब कौन सा मॉड्यूल अपने को यूज़ करना है। आज अपन स्टैटिक पे बात करेंगे कि स्टैटिक स्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको कैसे सॉल्व आउट किया जाता है। उससे पहले मैंने ग्रुप में कुछ चीज़ें शेयर की थी कि इन चीज़ों को अच्छे से आप पढ़ के आना, तब आपको चीज़ें ईजिली क्लियरिफाई होगी, अदरवाइज़ चीज़ें बाउंस करेगी। तो मैं क्वेश्चंस करता हूँ, आपको आंसर्स देने होंगे। ओके, सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस का नाम सुनते ही दिमाग में कौन सी चीज़ें आती है अपने, एनीवन? फोर्स। हम्म। तो फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। फोर्स अपॉन एरिया,
इसको ऐसे एलेबरेट नहीं कर सकते अपन, फोर्स अपॉन एरिया सर वो होता है ना कोई, हम्म सर जैसे कोई रबड़ को अपने स्ट्रेच किया तो उसके एक पर्टिकुलर जगह जो स्ट्रेस होता है ना, जो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है वो। ओके, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रिंग, हम्म सर स्ट्रिंग तो नहीं पता। अरे स्ट्रेन यार, स्ट्रेन बहुत बेसिक टर्म है स्ट्रेन। अच्छा, So change in length upon The increment change in of dimension of the body through the dimension. चेंज सर इन डायरेक्शन चेंज हो जाता है बॉडी का, बॉडी की पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे अपन ने दबाया एक जगह पर, डायरेक्शन नहीं कह सकते अपन, अपन कह सकते हैं कि जो डायमेंशंस में जो चेंज होते हैं वो। सर डायमेंशन में सर अपन ने कोई रबड़ रखा है, उसको दबाते हैं ना इरेजर को, तो तब जाता है ना, तो उसमें थोड़ा जो आ जाता है ना थोड़ा चेंज, वो टेढ़ा हो जाता है, उसी को कहते हैं सर वो स्ट्रेन। ओके ओके। और स्ट्रेस कितने टाइप्स के होते हैं पीयूष? एनीवन, कोई भी बोल सकता है। The three types in स्ट्रेस के टाइप्स। stress, three types in बोलो। the tensile stress, compressive stress और shear stress. ओके, टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शेयर स्ट्रेस। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? एनीवन? अभिषेक, अक्षत, कुणाल, पीयूष, इवन जो नए मेंबर्स अभी ऐड हुए हैं वो। सर जैसे कोई मटेरियल होता है ना, हाँ तो सर जैसे अपन उसको डिफॉर्म करते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बाहर निकलता है ना नेगेटिव में, सर ट्रांसवर्स स्ट्रेन होता है ना, उसको कहते हैं पॉइजन रेशियो। पॉइजन्स रेशियो किसे कहते हैं? सर ट्रांसवर्स स्ट्रेन को। ट्रांसवर्स स्ट्रेस को। यस सर, ये सर उसके परपेंडिकुलर होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्शन के। पॉइजन्स रेशियो क्या शो करता है? सर ये तो नहीं पता इसका फॉर्मूला? सर, फॉर्मूला तो NU इक्वल टू, सर ध्यान, प्रेशर क्या होता है? सर प्रेशर तो एक किसी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर कितना अमाउंट वो फोर्स अप्लाई हो रहा है, शॉर्ट टर्म सिंपल टर्म में तो ये होता है। अभिषेक आप? एरिया एक्सटर्नली अप्लाइड मोर स्पेसिफिकली। एक्सटर्नली अप्लाइड, ठीक है। आपने लोड्स पढ़े हैं? लोड्स, लोड्स क्या होते हैं और कितने टाइप के लोड्स होते हैं? अगर मैं बीम पे बात करूँ तो एक पर्टिकुलर बीम, वैसे तो बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, लेकिन अगर मैं बीम पे बात करूँ तो कितने टाइप के फोर्सेस लग सकते हैं बीम पे? सर एक तो पॉइंट लोड लग सकता है, एग्जैक्टली, पॉइंट लोड। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग सकता है। ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड कह सकते हो। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड भी लग सकता है। तो मतलब आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया है। चलो यार, देखो मैं बताऊँ ना, लोड्स क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोड्स। अगर आप किसी भी कंपोनेंट का सिमुलेशन कर रहे हो, एक कंप्यूटेशनल अप्रोच लगा रहे हो उस कंपोनेंट के लिए, तो आपको ये चीज़ें पूरी दिमाग में कंप्लीटली होनी चाहिए। आप कंप्यूटेशनल अप्रोच लगा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने थ्योरेटिकल अप्रोच लगा चुके हो। आप उस कंपोनेंट पे जो स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह की जितनी भी वैल्यूज़ है आपने थ्योरेटिकली निकाल चुकी है, अगर मैं कंपोनेंट की बात करूँ तो। ठीक है, आइडियल कंडीशन की बात नहीं कर रहा मैं। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर जो रिज़ल्ट देगा उसको आप मेज़र कैसे करोगे कि ये सही है या गलत? आपको कैसे पता चलेगा ये चीज़ सही है या गलत? इसके लिए आपको थ्योरेटिकल अप्रोच लगानी पड़ेगी। जी हेलो, Yes, sir, the same actually. The theoretical चीज़ें पता होंगी तभी। या एग्जैक्टली, थ्योरेटिकली अप्रोच लगाने के लिए अपने को थ्योरेटिकल चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर मैं एक सॉफ्टवेयर में एक फोर्स लगा रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्टली पता होनी चाहिए फोर्स होते कितने टाइप्स के हैं, मुझे कौन सा फोर्स लगाना है, मुझे फोर्स कैलकुलेट करने आने चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि फोर्सेस क्या होते हैं, मतलब लोड्स क्या होते हैं।
आप एक्सप्लेन करो दिव्या। Yes, sir. लोड्स। So load इसको कहेंगे जब हम फोर्स किसी पर्टिकुलर एरिया पे लगा रहे हैं। ओके। सर फोर्स एक्सटेंड होता है किसी सरफेस या बॉडी पर, ये भी बोल सकते हैं अपन। लेकिन देखो फोर्स बहुत टाइप के होते हैं। फोर्स की अगर बात करने की चाहे तो फोर्स के ऊपर पूरे चैप्टर्स होते हैं, बुक्स होती है फोर्स के ऊपर। लेकिन अगर अपन स्ट्रेंथ के पर्पज़ से कहें, स्ट्रेंथ के पर्पज़ से, तो अगर बीम की बात करूं तो लोड दो टाइप के होते हैं। एक तो या तो कंसंट्रेशन लोड होगा, जिसे पॉइंट लोड भी कहते हैं, या फिर एक होगा डिस्ट्रीब्यूशन लोड। अब वो यूनिफॉर्मली भी हो सकता है, वेरिंग भी हो सकता है, या फिर इरेगुलर भी हो सकता है। ठीक है, वो वेरिंग भी करेगा, यूनिफॉर्म भी होगा, या फिर इरेगुलर शेप में भी होगा। तो बेसिकली दो ही लोड होते हैं अपने, या तो एक किसी नोड पे लोड लगाऊं, या फिर किसी पॉइंट पे लोड लगाऊं जो कि कंसंट्रेट करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो उसमें फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कोई चीज़ फेलियर कब होती है? जब स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ जाता है वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया पे, तो वो चीज़ फेलियर हो जाती है। तो इस चीज़ का जब भी कोई कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है कि जो कहीं पे अपना पॉइंट, जो अपना लोड है, लोड की वैल्यू कंसंट्रेट ना करे। अगर कंसंट्रेट कर भी रही है तो उसके कारण जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, उन स्ट्रेसेस का जो फ्लो है वो यूनिफॉर्मली होना चाहिए। स्ट्रेसेस कहीं पे जमा नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे स्ट्रेसेस जमा हो गए तो वहाँ पे फेलियर कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, समझे? अब मुझे कोई बताओ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड और यूनिफॉर्म वेरिंग लोड में क्या डिफरेंस होता है? आप सभी ने ये चीज़ें पढ़ी होगी। यूनिफॉर्म लोड पूरे बीम पे इक्वल लगता है, और वेरिंग लोड बढ़ के लगता है या घट के लगता है पूरी बीम पे? सर जो पॉइंट लोड होता है सर वो एंड पर लगता है, एंड बीम के एंड पर लगता है। कोई और ज़रूरी जो कोई स्ट्रेस ज़रूरी नहीं है, होता कोई ज़रूरी नहीं है जो पॉइंट लोड होता है वो बीम के एंड पे लगता है। पॉइंट लोड कहीं पे भी लग सकता है, पर्टिकुलर नोड पे भी लग सकता है, पर्टिकुलर एज पे भी लग सकता है। सर हाँ, ओके, लेकिन ऐसे नहीं कि सर डिस्टेंस से वो डिस्ट्रीब्यूटर बीच में लगेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड एंड यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, दोनों में क्या डिफरेंस है अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो? सर डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ लगता है। वो जो यूवीएल है वो भी पर यूनिट लेंथ में लगता है, वेट पर यूनिट लेंथ। लेकिन सर वो इंटरफेस पे लगता है ना। पर यूनिट लेंथ इक्वल लगता है, यूवीएल पर यूनिट लेंथ से वेरिंग लगता है, चेंज होता रहता है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है लोड भी बढ़ता रहता है। यही चीज़ यूडीएल में क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जबकि यूवीएल में क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेरी करता है पर यूनिट लेंथ में। दोनों पर यूनिट लेंथ में लगते हैं, लेकिन एक में वेरी करता है, एक में वेरी नहीं करता मैग्नीट्यूड। ओके, और एक होता है इरेगुलर वेरिंग लोड। कोई मुझे बताओ इरेगुलर वेरिंग लोड क्या होता है? सर कहीं पे बढ़ रहा है, कहीं पे घट रहा है, एक इक्वेशन से आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन आप ये वेरिंग लोड को एक इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं। एग्जैक्टली जो वेरिंग लोड होता है उससे कर सकते हैं, लेकिन जो इरेगुलर जो लोड्स होते हैं उनकी कोई पर्टिकुलर शेप्स नहीं होती, तो अपन उनको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। वो पर यूनिट लेंथ में भी लग सकते हैं, नहीं भी लग सकते हैं, कांस्टेंट भी रह सकते हैं, कांस्टेंट नहीं भी रह सकते हैं। जबकि जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड होते हैं उनमें एक पर्टिकुलर स्क्वायर की शेप बनती है, अगर आपने देखा हो तो कहीं पे रिप्रेजेंट करते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जबकि जो वेरिंग लोड होता है उसमें या तो ट्रायंगल शेप बनती है या फिर ट्रोपोजोइडल शेप बनती है, इस टाइप की शेप्स बनती है। एकदम से मैग्नीट्यूड बढ़ता 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 कम हो रहा है फिर, या फिर एकदम से बढ़ता बढ़ता मैग्नीट्यूड जा रहा है, या फिर बढ़ते बढ़ते एकदम से कांस्टेंट हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। सर जब भी हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो हम इस बात को कंसिडर करते हैं कि उस पर कितना लोड मैक्सिमम अप्लाई किया जा सकता है और एक्चुअल कंडीशंस में कितना लोड उस पर अप्लाई होगा।
ओके इस कंसिडरेशन को हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से रिप्रेजेंट करते हैं और मैथमेटिकली यदि बोला जाए तो मैक्सिमम लोड दैट कैन बी अप्लाइड अपॉन एक्चुअल लोड अप्लाइड इस तरह से हो सकता ओके। और कोई जो इस चीज़ को बहुत अच्छे से एलिब्रेट कर पाए फैक्टर ऑफ सेफ्टी को? सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो होता है ना, ऐसे बोल सकते हैं स्ट्रेट अपॉन स्ट्रेन, अपन एक तरीके से स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन? स्ट्रेट अपॉन स्ट्रेस, ना ना ना, स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेस। स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेन, हाँ एक तरह से कह सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग, लेकिन एक्चुअल में इसको मतलब अप्लाई नहीं कर सकते। या सर अपनी कैपेसिटी क्या है, डिमांड क्या है, कैपेसिटी अपॉन डिमांड भी कह सकते हैं अपन कैप फैक्टर ऑफ सेफ्टी को। बिल्कुल बिल्कुल, इसको कैपेसिटी ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं। लेकिन अपने को पता है मटेरियल्स दो टाइप के होते हैं बेसिकली, एक डक्टाइल होता है और एक ब्रिटल होता है। मैं डक्टाइल के लिए क्या कंसीडर करूँगा? फेलियर पॉइंट। और ब्रिटल के लिए क्या कंसीडर करूँगा? फेलियर पॉइंट। कोई मुझे बताएगा? कि अगर मेरा कंपोनेंट डक्टाइल मटेरियल का बना हुआ है तो मैं उसमें कैसे डिफाइन करूँगा कि यार ये मेरा कंपोनेंट इस स्टेट में आगे फेल हो जाएगा। मैं उसकी जो लिमिट है वो कैसे डिफाइन करूँगा डक्टाइल में, और ब्रिटल में कैसे डिफाइन करूँगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ अलग अलग होती है तो इसके हिसाब से हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। दोनों की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन उन टर्म्स को कहते क्या है? दोनों को अल्टीमेट तो कह नहीं सकते। सर एक कोई यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। हाँ, और यील्ड किसको कहते हैं? डक्टाइल वाली। हाँ, डक्टाइल। जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं उसके लिए अपन जो लिमिट होती है यील्ड कंसीडर करते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है, उसका जब मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखूंगा तो उसमें यील्ड भी होगी, अल्टीमेट भी होगी। लेकिन अगर मैं डक्टाइल मटेरियल है तो मैं उसको यील्ड कंसीडर करूंगा एज ए अल्टीमेट, कि जो मेरा वर्किंग स्ट्रेस है वो यील्ड पॉइंट तक नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मेरा ब्रिटल मटेरियल होगा उसको मैं अल्टीमेट कंसीडर करूंगा, यील्ड से भी आगे। ओके, ऐसा क्यों सर? हाँ, ऐसा क्यों, मतलब अपन डक्टाइल में यील्ड क्यों? उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, डक्टाइल जो मटेरियल होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, क्योंकि वो यील्ड पे आके ब्रेक हो जाते हैं। जबकि जो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं वो ब्रेक नहीं होते हैं, उनके पास कैपेबिलिटीज़ होती है कि वो अल्टीमेट स्ट्रेस तक झेल सकते हैं उसको, उनकी स्ट्रेंथ अलग होती है, यील्ड पे जाके वो नहीं होते। हेलो, हाँ पे डक्टाइल ब्रेक थोड़ा ना होगा। क्या कह रहे हो? तो यील्ड स्ट्रेंथ पे डक्टाइल मटेरियल ब्रेक थोड़ा ना होगा, उसकी फॉर्म में तो चेंज हो जाएगी, उसकी लेंथ डायमेंशन तो चेंज हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर, मैं डक्टाइल मटेरियल कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपने थ्योरी ऑफ फेलियर्स अच्छी तरीके से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि किस में डक्टाइल कंसीडर करते हैं और किस में ब्रिटल कंसीडर करते हैं। क्योंकि अगर कोई कंपोनेंट फेल हो रहा है तो मैं उसको किसी एक थ्योरी से डिफाइन नहीं कर पाऊंगा कि ठीक है डक्टाइल है, यील्ड है, यहाँ तक पहुँच गया तो फेल हो गया, मैं इसको ऐसे डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे बताओ कि थ्योरी ऑफ फेलियर्स कितनी होती है और किस किस ने मतलब पढ़ी है अच्छे से थ्योरी ऑफ फेलियर? मुझे एक एक जना एक्सप्लेन करूँ। अक्षत पहले आप। नंबर ऑफ थ्योरी ऑफ फेलियर्स तो 5 होती हैं। हाँ हाँ, बट कंटिन्यू कीजिए आप। 5 होती है थ्योरी ऑफ फेलियर्स। फर्स्ट जैसे कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस फॉर अ प्रिंसिपल स्ट्रेन वैल्यूज। ओके, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस या फिर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ओके, एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, गैस थ्योरी। हाँ, मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी या फिर उसको ट्रेस्का थ्योरीज भी कहते हैं या फिर उसको गैस थ्योरीज भी कहते हैं। अगली? गैस थ्योरी। अगली रैंकाइन थ्योरी। रैंकाइन थ्योरी वो पहली वाली थ्योरी वही है, मैक्सिमम नॉर्मल मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, या फिर उसको सेंट्स येंट्स ऐसी कुछ नाम है, सेंट्स येंट्स थ्योरी भी कहते हैं उसको। सेंट वैलेंस। हाँ, सेंट वेंट्स थ्योरी। हाँ,
और जो चौथी थ्योरी होती है वो? हाँ, मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन थ्योरी। मैक्सिमम Total strain energy. स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, एग्जैक्टली। energy. हाईएस्ट थ्योरी। एंड जो पांचवी थ्योरी होती है वो? डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, या फिर उसको वॉन मिसन थ्योरी भी कहते हैं शायद, हैंसी कुछ, वॉन मिसेस, हाँ वॉन मिसेस या फिर हैंसी थ्योरी भी कहते हैं। अब मुझे कोई बताओ, अब मुझे एक एक जने एक्सप्लेन करो कि कौन सी थ्योरी क्या डिफाइन करती है और किस थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा फेलियर होता है। एनीवन? सबसे पहले बताओ, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी या फिर जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है वो क्या कहती है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग फेलियर क्या है? सर कि जो प्रिंसिपल प्लेन होती है अपनी, उस पे आके हमारा जो थ्योरी ऑफ फेलियर है, मतलब फेलियर जो होगा वो प्रिंसिपल प्लेन पे आके मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस गेन करेगा। उस पॉइंट पे आके फेलियर होता है। मतलब फेलियर कब होगा उसमें? जो मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं अपन प्रिंसिपल प्लेन पे अपने, वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी होगी, जिसके बाद वो फेलियर हो जाएगा, उसमें वो ब्रेकेज हो जाएगी। जो अपनी पहली थ्योरी होती है मैक्सिमम नॉर्मल या फिर जो प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी होती है उसमें अपन डक्टाइल मटेरियल कंसीडर करते हैं। डक्टाइल मटेरियल्स के लिए थ्योरीज होती है और इसमें बेसिकली अपने टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होते हैं कि अगर मैं किसी कंपोनेंट को टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव लोड के अंदर रखूं तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जब मैक्सिमम जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा वो उसकी लिमिटिंग स्ट्रेंथ तक पहुंचना चाहिए। अगर वहाँ तक पहुँच गया, मतलब डक्टाइल मटेरियल मतलब यील्ड पॉइंट तक, यील्ड स्ट्रेंथ तक, तब जाके वो कंपोनेंट फेल होगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही जो ज़्यादातर मतलब जो कैलकुलेट होती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो इससे ही होती है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो अपना यील्ड बाय वर्किंग होता है कि मेरा यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है और मेरा वर्किंग स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रेस कितना आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाली जाती है। ओके। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जो ये अपनी मैक्सिमम प्रिंसिपल जो अपनी स्ट्रेस थ्योरी होती है उसके अंदर शेयर स्ट्रेस को कंसीडर नहीं किया जाता है। शेयर स्ट्रेस और शेयर फोर्स को कभी कंसीडर नहीं किया जाता है। अगर मेरे कंपोनेंट में शेयर स्ट्रेस या फिर शेयर की प्रॉब्लम आ रही है तो मैं जो उसको अंदर कंसीडर नहीं करूँगा मैं उसको, उसके लिए मेरे पास अलग थ्योरी है कि शेयर फेलियर के लिए कौन सी थी, वो दूसरी थ्योरी आती है जिसे अपन ट्रेस का थ्योरी या फिर जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी कह दो या फिर गैस थ्योरी कह दो या फिर वही। इसमें अपन सिर्फ टेंसाइल लेते हैं। ये थ्योरी एक्सप्लेन करो मुझे कोई। इंटरेक्टिव बनाओ सेशन से यार, आप लोग जवाब दो। सर जब शियर स्ट्रेस पॉइंट यील्ड पॉइंट पे एक्सीड कर जाता है वो शियर स्ट्रेस का फेलियर पॉइंट हो जाता है। बिल्कुल, जो यील्ड पॉइंट का शेयर स्ट्रेस होता है, यील्ड पॉइंट का जो मटेरियल का यील्ड पॉइंट शेयर स्ट्रेस होता है, वहाँ तक अगर मेरा जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू पहुँच जाए तब जाके मेरा कंपोनेंट फेल होगा। और इसके लिए अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला डिफाइन किया जाता है। अगर आपने पढ़ा हो तो जो शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है वो सिग्मा यील्ड डिवाइडेड बाय 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। इससे अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू निकाल सकते हैं शेयर स्ट्रेस के टर्म में। ठीक है। तीसरी थ्योरी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, एक्सप्लेन कीजिए इसको। सात्विक, अक्षत, पुष्पिंदर, दिव्या, अभिषेक। इसमें तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस? जी सर। ना ना ना, नहीं नहीं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं कह सकते हैं, ये स्ट्रेन की थ्योरी है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी है ये।
सिंपल। इसमें जब क्या होता है कि जब अपन टेंसाइल टेस्ट करते हैं, टेंसाइल, ठीक है, टेंसाइल टेस्ट में क्या होता है कि जब मटेरियल है उसका जो यील्ड पॉइंट स्ट्रेन पॉइंट है, कि मतलब ये मेरा मटेरियल है, यहाँ पे इसका स्ट्रेन पॉइंट है, यहाँ पे जाके ये मटेरियल फेल हो जाएगा, तो वहाँ तक अगर मेरा कोई मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन पहुँच जाए या फिर नॉर्मल स्ट्रेन पहुँच जाए लिमिटिंग कंडीशन के अंदर, तब जाके मेरा वो कंपोनेंट फेल होगा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये थ्योरी यही कहती है, जिसे अपन सैंड यार्न्स थ्योरी भी कहते हैं। ओके सर लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू एक पर्टिकुलर स्ट्रेस ही तो होगा। विथ रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर स्ट्रेस कैसे, मुझे बताओ। तो जो हम स्ट्रेन लगा रहे हैं पर्टिकुलर स्ट्रेस के थ्रू ही तो लगा रहे हैं। स्ट्रेस लगा रहा है पर्टिकुलर स्ट्रेन के थ्रू, हाँ बात सही है, स्ट्रेस भी हो रहा है इसके अंदर, लेकिन स्ट्रेस की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है उसके अंदर, स्ट्रेस को इतना कंसिडर नहीं किया जाता उसके अंदर, पर्टिकुलर स्ट्रेन के अंदर फोकस किया जाता है। और ये जितने भी थियरी, मटेरियल डिफरेंट होता है क्या? हाँ इसमें मटेरियल डिफरेंट होता है क्या? मटेरियल डिफरेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम कैसी है। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम लीनियर है तो अलग, नॉन लीनियर है तो अलग। कोई मुझे बताएगा लीनियर और नॉन लीनियर में क्या होता है डिफरेंस? कोई भी? थोड़ा सा लाउड। लीनियर जैसे कहेंगे जो हमें सिंपल स्ट्रेट लाइन दे एज अ ग्राफ। ओके, लीनियर जो हमें कर्व्स रिप्रेजेंट करे जाते हैं। मतलब क्या लीन स्ट्रेट लाइन क्या मतलब, और कर्व क्या? सर जो हुक्स लॉ को फॉलो करे। कह सकते हैं कुछ हद Yes, तक, sir. कुछ हद तक। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करूँगा तो यहाँ पे वो चीज़ भी काम नहीं करती। अपन कह सकते हैं एक ठीक है हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, हुक्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करूँगा तो जहाँ पे ग्रेन स्ट्रक्चर की चेंजेस आ जाती है, जहाँ पे स्ट्रक्चर और थर्मल दोनों का मतलब इंट्रैक्शन होता है, तो वहाँ पे अपन कह सकते हैं लीनियर और नॉन लीनियर। मतलब कि बेसिकली डिफरेंस यही है कि जो लीनियर मटेरियल होते हैं वो विथ रेस्पेक्ट टू बाउंड्री कंडीशंस या फिर फिजिक्स अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल की वो चेंज नहीं करते हैं, चाहे भले उस पर स्टैटिक लोड लगाओ या फिर ट्रांजिएंट लोड लगाओ। लेकिन जो नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स होती है, नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है मटेरियल अलग तरह से बिहेव करता है, चाहे आप बाउंड्री कंडीशन सेम रखो। तो ये बेसिकली जो नॉन लीनियर और लीनियर में डिफरेंस होता है। जो अपनी चौथी थ्योरी है मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी, उसके बारे में मुझे बताओ कोई। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। So the failure occurs when the body reaches a particular strain energy. Particular strain energy is absorbed per unit area. ठीक है अक्षत, अब तुम जवाब नहीं दोगे, ठीक है, तुम ही दे रहे हो बार बार। दूसरे बताओ अब। अभिषेक, पीयूष, दिव्या, ललित, सॉरी ललित सर। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी में ऐसा होता है कि जब अपन किसी बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और उसमें स्ट्रेन आता है तो उसमें जनरेट होने वाली स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिमिटिंग स्ट्रेन एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए, तब उसमें फेलियर हो जाएगा। ओके। एंड और कोई जो इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए? चलो लास्ट थ्योरी पे बात करते हैं। लास्ट थ्योरी कौन सी है? डिस्टॉर्शन एनर्जी। डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी में फेलियर कब होता है जब मतलब फेलियर डिस्टॉर्शन के कारण होता है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज के कारण होता वॉल्यूमेट्रिक चेंज। है। डिस्टॉर्शन से हमारा मतलब फॉर एग्जांपल किसी इसमें ट्विस्टिंग वगैरह या फिर बेंडिंग इन चीज़ों से कह सकते हैं। ओके, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको थ्योरी ऑफ फेलियर्स अच्छी तरह से क्लियर है।
सॉलिड मॉडलिंग भी आपकी क्लियर है अच्छे से, क्योंकि रवि सर ने सॉलिड मॉडलिंग की क्लास ली थी सॉलिड वर्क्स के अंदर, आप सबको बेसिक मॉडलिंग सिखाई गई थी। ओके, तो आज अपन CI पे वर्क करेंगे कि बेसिक जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं अपन। ओके, तो जैसे अगर मैं बात करूँ, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है अभी? नो सर। No, sir. वेट अब Yes, sir. यस ठीक है। अगर सॉलिड वर्क्स आप लोगों ने सभी ने चलाना सीखा होगा, ठीक है। तो मैं इसके बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि सॉलिड वर्क्स कैसे चलाते हैं कैसे नहीं चलाते हैं। अपन सिंपल एक ज्योमेट्री क्रिएट करेंगे, देन उसका सिमुलेशन करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं एक बीम की बात करता हूँ मैं, लाइक जो मेरी एक बीम है 100 बाय 100 का उसका क्रॉस सेक्शन है, और जो मेरी बीम की लेंथ है 800 mm है। ओके, अब मुझे इस बीम के ऊपर फेलियर कंसीडर करना है कि मेरी बीम कहाँ से फेल होगी, ठीक है। अपन इसके ऊपर लोड कैसे भी ले सकते हैं। अगर मेरे पास कैलकुलेटेड लोड्स हैं तो मैं कैलकुलेटेड लोड्स ले सकता हूँ, लाइक UDL भी ले सकता हूँ, UVL भी ले सकता हूँ, पॉइंट लोड भी ले सकता हूँ कि कहाँ से मुझे फेलियर दिखाना है। तो सबसे पहले यही चीज़ होती है कि जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, अपने पास अगर कोई CAD मॉडल है, ठीक है, अगर आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो लाइक सॉलिड वर्क्स, कैटिया, क्रियो, कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो सबसे पहले उसका फॉर्मेट चेंज किया जाता है। 2 यूनिवर्सल फॉर्मेट होते हैं, फर्स्ट इज़ IGES एंड सेकेंड इज STEP। ये 2 फॉर्मेट्स ऐसे होते हैं जो किसी भी CAD सॉफ्टवेयर में खुल सकते हैं। जो भी CAD का जो डेटा होता है वो मतलब उसमें खुल सकता है, ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे। ओके, लाइक अगर मुझे सॉलिड वर्क्स की अगर ये फाइल है, मुझे एंसेस के अंदर खोलनी है, तो मुझे उसके अंदर सेव करना पड़ेगा। मैंने कहा सेव एज एंड .IGES। IGES की फुल फॉर्म होती है इनिशियल ग्राफिक्स एक्सचेंज सिस्टम, यूनिवर्सल फॉर्मेट होता है ये। IGES के अंदर मैंने सेव किया, मुझे अब वर्क बेंच खोलना है। यहाँ पे मेरा खुला है वर्क बेंच, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ वर्क बेंच कैसे खोलते हैं। एंसेस का कोई डेस्कटॉप पे आइकन नहीं आता जब आप एंसेस इंस्टॉल करते हो। एंसेस को आपको ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना पड़ता है और वहाँ पे जाके वर्क बेंच टाइप करना पड़ता है। ये अपने एंसेस वर्क बेंच की विंडो है, ठीक है। हेलो, स्क्रीन शो हो रही है मेरी? ओके, ये अपनी प्रोजेक्ट स्केमेटिक विंडो होती है जिसके अंदर अपने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व आउट कर रहा हूँ, चाहे मैं फ्लूइड पे कर रहा हूँ, थर्मल पे कर रहा हूँ, एक साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अपन। मुझे वर्क करना है स्टेडी स्टेट प्रॉब्लम पे, मुझे ट्रांजिएंट पे भी वर्क नहीं करना है। तो मुझे यहाँ से मैं मॉड्यूल पिक करूँगा कि जैसे मुझे प्रॉब्लम है स्टैटिक स्ट्रक्चर की, मैंने पकड़ा एंड ड्रैग किया। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रैग किया, मेरे पास कुछ मॉड्यूल्स आ गए, ठीक है, लाइक मेरे पास इंजीनियरिंग डेटा आ गया, ज्योमेट्री आ गई, मॉडल आ गया, सेटअप आ गया, सॉल्यूशन आ गया एंड रिजल्ट्स आ गए। सबसे पहला आता है इंजीनियरिंग डेटा। इंजीनियरिंग डेटा में वो होता है कि अपने कौन कौन से मटेरियल्स अपने को यूज़ करने, कि जो मेरी बीम है वो कौन से मटेरियल की बनी हुई है, अदर इन कंपोजिट फॉर्म या फिर कोई सिंगल लीनियर मटेरियल जो मेरा यूज़ किया गया वो है मेरा, या फिर कोई असेंबली है, कोई अलग अलग कंपोनेंट से बनी हुई है, तो इसमें नंबर ऑफ़ मटेरियल्स अपन इंपोर्ट करवा सकते हैं। जैसे अगर मैं बताऊँ, इसको मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे क्या एडिट,
जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरी एक विंडो पॉपअप हो जाएगी। यहाँ पे मेरा जो सबसे ऊपर जो विंडो होती है यहाँ पे आता है मटेरियल्स कि कौन सा मटेरियल मेरा है। लाइक यहाँ पे शो हो रहा है स्ट्रक्चर स्टील, ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल होता है। जो अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बुक देखोगे तो वहाँ पे 205 गीगा पास्कल नाम का एक मटेरियल होता है जो ये स्ट्रक्चर स्टील ही होता है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ दे रखी होती है, लाइक उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका यंग्स मॉड्यूलस कितना है, उसका पॉइजन्स रेशियो कितना है, बल्क मॉड्यूलस कितना है, शेयर मॉड्यूलस कितना है, उसका एसएन कर्व क्या है, ठीक है, स्केल क्या है, उसका ऑफसेट क्या है, टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, कंप्रेसिव यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, अल्टीमेट कितनी है, कंप्रेसिव अल्टीमेट कितनी है इसकी, ठीक है। ये उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है इस मटेरियल की। अभी इसके अंदर थर्मल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड नहीं है। अगर मैं इस मटेरियल को एज ए थर्मल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे इसके अंदर थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऐड ऑन करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टीज़ ऐड ऑन करने के लिए यहाँ पे आता है टूल बॉक्स। यहाँ से आप कोई भी प्रॉपर्टीज़ इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे करनी है स्ट्रेंथ से रिलेटेड कोई और प्रॉपर्टीज़ लाइक शेयर डेटा इंपोर्ट करना है, या फिर कोई डैमेज इनिशिएशन क्राइटेरिया वो इंपोर्ट करना है उस मटेरियल के अंदर, बाय लीनियर फ्रैक्चर क्राइटेरिया इंपोर्ट करना है, लीनियर फ्रैक्चर क्राइटेरिया इंपोर्ट करना है, तो ये सारी चीज़ मैं इसके अंदर इंपोर्ट कर सकता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए वही ड्रैग करो या फिर डबल टैप करो। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या शेयर स्ट्रेस डाटा, तो यहाँ पे मुझे टेम्परेचर की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यूज डाल सकता हूँ, स्ट्रेन की डाल सकता हूँ, स्ट्रेस की डाल सकता हूँ मैं, ठीक है। अभी मुझे ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा डिलीट, ठीक है। अगर मुझे कोई कस्टम मटेरियल और ऐड करना है, यहाँ पे आता है इंजीनियरिंग डेटा सोर्स। इंजीनियरिंग डेटा सोर्स में जाऊँगा, यहाँ पे मेरे बहुत सारे मटेरियल लाइब्रेरीज होती है। जैसे कि फ्लूइड के जो मटेरियल्स होते हैं उनके लिए अलग लाइब्रेरी, थर्मल मटेरियल्स अलग, मैग्नेटिक मटेरियल्स अलग, हाइड्रो इलास्टिक मटेरियल्स अलग, एंड जो एक्सप्लिसिट मटेरियल्स होते हैं वो अलग, जनरल नॉन लीनियर मटेरियल्स अलग, कंपोजिट अलग, एंड ऐसे मतलब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जनरल मटेरियल्स, ग्रांटा डिज़ाइन, सैम्पल मटेरियल्स, वो सारे अलग होते हैं। जैसे मैं अगर फ्लूइड मटेरियल्स की बात करूँ, जैसे मैं फ्लूइड मटेरियल्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्लूइड मटेरियल्स आ जाएंगे, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, सल्फर, वुड, वाटर वेपर, ये सारे फ्लूइड के मटेरियल्स होते हैं जो कि CFD के अंदर काम आते हैं। अगर मैं कोई फ्लूइड की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ फ्लुएंट के अंदर, CFX के अंदर, तो वहाँ पे मुझे इन सारे मटेरियल्स को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा मेरी नीड के अकॉर्डिंग। थर्मल मटेरियल्स की बात करूँ तो यहाँ पे सारे थर्मल मटेरियल्स होते हैं अपने, लाइक मैं कहूँ ब्रोंज, ब्रास एंड कॉपर, डायमंड, कोबाल्ट, क्रोमियम, आयरन, ग्रेफाइट, ग्लास, मोलिब्डेनम, निकल, सिल्वर, टंगस्टन, टाइटेनियम, टीन, ये सारे थर्मल मटेरियल्स होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स, यहाँ पे सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, प्योर आयरन वगैरह, सिलिकॉन कॉन आयरन वगैरह। हाइड्रो इलास्टिक मटेरियल्स, यहाँ पे सारे हाइड्रो इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं, इलास्टर वगैरह। एक्सप्लिसिट मटेरियल्स वहाँ पे जहाँ पे मतलब डायनेमिक कंडीशन में जो मटेरियल अपन यूज़ होते हैं वहाँ पे ये सारे मटेरियल्स की लाइब्रेरी होती है। प्री डिफाइंड मटेरियल्स यहाँ पे ऐड ऑन होते हैं। अपन कस्टम मटेरियल्स भी कर सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस भी कर सकते हैं और इनको डायरेक्टली अपन इंपोर्ट भी करा सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम के सारे ग्रेड्स एंड कैल्शियम को अपने, जैसे कि गोल्ड, मटेरियल्स ये भी वही है और मटेरियल्स ये भी वही, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ अलग है। स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, टेम्परेचर की प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, सारी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है, ठीक है। इसे अपन मटेरियल लाइब्रेरीज कहते हैं। तो अभी मतलब एग्जांपल के लिए मेरे पास है स्ट्रक्चर स्टील, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे राइट क्लिक आ रहा है, मतलब कि मैंने मटेरियल सिलेक्शन कर लिया, मेरा मटेरियल सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं बात करता हूँ ज्योमेट्री के ऊपर कि मेरी ज्योमेट्री कौन सी है। यहाँ पे राइट क्लिक किया, इंपोर्ट किया और ब्राउज़ किया। मैंने कहा जो मेरी मटेरियल की लाइब्रेरी है पार्ट 1, यहाँ पे IGES, तो यहाँ पे मेरा राइट क्लिक आ गया, यानी मेरी मटेरियल सक्सेसफुली इंपोर्ट, ज्योमेट्री सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। अब इसके ऊपर अगर मुझे ज्योमेट्री देखनी है कि डिज़ाइन मॉडलर के अंदर मेरी ज्योमेट्री कैसी होगी, तो अपन इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे 2 मॉडलर आते हैं एंसस के, एक होता है स्पेस क्लैम, एक होता है डिज़ाइन मॉडलर। स्पेस क्लैम अपन वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे अपन मल्टी जोन पे काम करते हैं कि मुझे जो ज्योमेट्री है मुझे उसको रिपेयर करना है। जो मैंने कैड मॉडल इंपोर्ट करवाया है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से, कोई भी कैटिया, सॉल्वस, क्रियो, कहीं से भी, ठीक है। और कुछ पार्ट ऑफ मटेरियल है जो वहाँ पे कुछ फेसेस है, यहाँ पे एरर आ रही है, कहीं फिलेट रिमूव हो गया या फिर कहीं पे होल्स जनरेट हो गए वगैरह, तो ऐसी मतलब ज्योमेट्री की एरर आ जाती है। तो उसको रिपेयर करने के लिए अपन स्पेस क्लैम यूज़ करते हैं CFD की प्रॉब्लम्स के लिए।
ठीक है। लेकिन जो स्टैटिक की जो थर्मल्स की प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व आउट करने के लिए, उनकी जो ज्योमेट्री रिपेयर करने के लिए अपन डिज़ाइन मॉडलर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं अगर एडिट ज्योमेट्री इन डिज़ाइन मॉडलर पर क्लिक करूँ तो मेरा जो एंसेस का जो ज्योमेट्री मॉडलर है वो ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप ज्योमेट्री क्रिएट भी कर सकते हो, जैसे कि अभी शो नहीं हो रहा ये। ठीक है। अब मैंने कोई थर्ड पार्टी ज्योमेट्री इंपोर्ट कराई है तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो नहीं हो, तो मुझे यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा मेरी ज्योमेट्री आ जाएगी जो मैंने सॉलिडवर्क्स के अंदर बनाई थी। यहाँ पे आ रहा है 1 पार्ट 1 बॉडी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछ सकता है अभी, क्योंकि ये 2 स्टेप होते हैं जिसे कहते हैं प्री प्रोसेसिंग। यहाँ से मैं क्लोज कर सकता हूँ। तो मेरे इंजीनियरिंग डेटा में जो मटेरियल सिलेक्शन हो गया, मुझे किसके ऊपर सिमुलेशन करना, जो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है मैंने उसको भी क्रिएट कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सर हमें एडिटिंग का बताया था कि एडिटिंग कैसे कर लेते हैं इसमें सॉलिड प्लेन। देखो अगर मैं एडिट ज्योमेट्री मॉडलर में जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे आते हैं क्रिएट्स। ठीक है, बॉडी ऑपरेशंस कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ। मुझे बॉडी का स्केल ऊपर नीचे करना है या फिर बॉडी को रोटेट करना है, ट्रांसलेट करना है, मूव करना है। ठीक है। और कोई अगर मेरी मल्टीपल बॉडीज़ है तो वहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट वगैरह कर सकता हूँ कि सिंप्लीफाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड ऑन करना है, ये सारी चीज़ें भी कर सकता हूँ मैं। इसके अलावा कॉन्सेप्ट में जाके मैं मतलब सरफेसेस जनरेट कर सकता हूँ या फिर 3D कर्व से उनको वापस ऐड ऑन कर सकता हूँ, लाइंस बना सकता हूँ एजेस से, लाइन फ्रॉम स्केचेस बना सकता हूँ, क्रॉस सेक्शन पर्टिकुलर डिफाइन कर सकता हूँ मैं। इसके अंदर भी कर सकते हैं अपन। लेकिन अभी ये क्या सिंपल ज्योमेट्री है तो इसके अंदर कोई एरर है नहीं, क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है नहीं। अगर मेरी ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स होती तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर आ जाते। कोई पार्ट होता जो सरफेस में कंसीडर हो जाता, कोई पार्ट है जो किस में कंसीडर हो जाता। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ओके। इसे कहते हैं प्री प्रोसेसिंग। ठीक है। इसके ऊपर अपन ज्योमेट्री के ऊपर मटेरियल के ऊपर काम करते हैं। चौथा अपना आता है मॉडल। जैसे मैं मॉडल पे गया, ठीक है, ये अपनी प्रोजेक्ट विंडो होती है, ये अपनी डिटेल विंडो होती है। यहाँ पे आता है सबसे पहले ज्योमेट्री, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। मॉडल के अंदर ज्योमेट्री, यहाँ पे मैंने प्लस का साइन हटाया तो यहाँ पर आता सॉलिड, मतलब कि मेरी एक ज्योमेट्री है अभी। ठीक है। जैसे ही मैं इस मॉडल पे क्लिक करता हूँ फिर यहाँ पे डिटेल्स, तो इस ज्योमेट्री की सारी डिटेल्स आ जाएगी। लाइक ये सप्रेस्ड है कि नहीं है, जो स्टिफनेस है बिहेवियर फ्लेक्सिबल है या नहीं है, कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका कौन सा है। ठीक है। एंड जो रेफरेंस टेम्परेचर कौन सा बाय एनवायरनमेंट लिया हुआ है, बिहेवियर इसका नन है। मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ वो सारी आ जाएगी। लाइक मटेरियल कौन सा मुझे इंपोर्ट करना है, स्ट्रक्चर स्टील या फिर कोई और मटेरियल ऐड करना है या फिर इसको एडिट करना है वगैरह। नॉन लीनियर इफेक्ट देखना है कि नहीं देखना है, थर्मल स्ट्रेन इफेक्ट देखना है कि नहीं देखना है। बाउंड्री बॉक्स मतलब कितने बाई कितने का, मतलब इसके अंदर पूरा दे रखा है ये, लेंथ एक्स वाई जेड वगैरह सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। लाइक उसका वॉल्यूम कितना है, इस बीम का वेट कितना है। अगर मैंने स्ट्रक्चर स्टील डाला तो ये पूरी कितने वेट की होगी, 62 kg की। एक्स वाई जेड में इसका मतलब कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में अपन ये सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे, नोड्स एलिमेंट। लेकिन अभी मैंने मैशिंग की नहीं है तो इसमें ये बताएगा भी नहीं। ठीक है। ये पूरी ज्योमेट्री की पूरी डिस्क्रिप्शन है, वो आपको बता देगा पूरी की पूरी। मटेरियल, मेरा एक ही मटेरियल अभी तक इंपोर्ट है तो यहाँ पे सारी मटेरियल की प्रॉपर्टी से वो बता देगा। लाइक डेंसिटी कितनी है, यंग्स मॉड्यूलस कितना है, थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, स्पेसिफिक हीट कितनी है, टेंसाइल हीट कितनी है, अल्टीमेट कितनी है, नॉन लीनियर, फुल डिटेल्स वगैरह सारी देख सकते हैं अपन। यहाँ पे फुल डिटेल्स में क्लिक करोगे तो पूरी यहाँ पे इंजीनियरिंग डेटा वापस खुल जाएगा ये अपना। ठीक है। अब यहाँ पे आता है, वो पूरा क्लोज हो गया सर, शायद मैंने सेव नहीं किया था उसको, सॉरी। तो जब भी काम करो प्रोजेक्ट्स पे
हमेशा उनको सेव किया करो। स्टैटिक स्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग डेटा में अपना स्ट्रक्चर स्टील है, ज्योमेट्री इंपोर्ट, ब्राउज, ये मॉडल, देन एडिट। ठीक है, अब आता है यहाँ पे मैश। मैश क्या होता है कि मतलब कि जो अपनी बीम दे रखी है या फिर कोई मेरे पास ज्योमेट्री है, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। और डिवाइड क्यों करते हैं? ताकि वो एंसर्स है, जो एंसर्स की जो एल्गोरिथम्स है वो इसके ऊपर कैलकुलेट कर सके। अगर आपने FEM पढ़ा हो, फाइनाइट एलिमेंट मेथड्स, तो उसमें भी यही चीज़ करते हैं अपन। कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन उसकी मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं और उन मैट्रिक्स को अपन सॉल्व आउट करते हैं। या फिर अपन ने अगर इटरेशन मेथड्स पढ़े हैं कि लाइक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन इटरेशन मेथड्स यूज़ करते हैं, लाइक यूलर्स मेथड्स, यूलर्स मॉडिफाई मेथड्स, एंड जो अपने रूंगा कुत्ता मेथड्स है, वो ये मेथड्स होते हैं जिसको अपन यूज़ करके जो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यूज़ होती है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एंसर्स भी इसी एल्गोरिथम पे काम करता है। अगर आपने इसको प्रॉब्लम दी कि ठीक है, यहाँ से मेरी जो बीम है इसके ऊपर फेलियर कंसीडर करना है, मुझे फेलियर कंडीशन बताओ कि कहाँ पे फेल होगा, तो उसको ऐसे कैलकुलेट नहीं करेगा। वो कहेगा कि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। मैं पर्टिकुलर एक नोड पे कैलकुलेट करूँगा, देन उसको इंटीग्रेट करूँगा, और इंटीग्रेट करने के बाद मैं आपको ऑप्टिमाइज आउटपुट दूंगा। मैं बार बार इटरेशंस करूँगा, जैसे आपके जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी मैं कैलकुलेशन करूँगा। तो जो सिमुलेशन का जो रिज़ल्ट होता है वो 80 to 90% इस पर ही डिपेंड करता है कि आप ज्योमेट्री को कैसे ब्रेक कर रहे हो, किन छोटे छोटे एलिमेंट्स में आप ब्रेक कर रहे हो। इनके मेथड्स होते हैं, इनके फॉर्मूलाज होते हैं। अगर आप बड़ी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को अगर मैश कर रहे हो तो उसके मतलब फॉर्मूलेज लगाने पड़ते हैं, एंड जो कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि आप पर एलिमेंट कहाँ पे सेट होना चाहिए। इस हिसाब से ये मतलब मैश की जो कैलकुलेशन, मतलब जो मैश की जो प्रोसेस होता है वो होता है। ओके, मैश के बारे में किसी को और डिटेल में जानना है तो पूछ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इस पर बात करने गए तो बहुत पूरा लेक्चर इसी में चला जाएगा। मैश कैसे करते हैं? देखो, अगर एग्जांपल से मैं बताऊं तो मेरी ये बीम कितने की है, मैंने कितने mm की ली थी, मैंने 800 mm की। तो अगर मैं पर एलिमेंट को डिवाइड करूं 1 mm से, तो मेरे 800 एलिमेंट होने चाहिए y डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मैं x की और z की बात करूं तो मैंने अगर लिया था 100 का लिया, तो मेरे कोई 100 एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। जैसे अगर मैं इसको मैश करूं, मैंने मैश पे क्लिक किया, यहाँ पे आता है सिंपल जनरेट मैश। अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं है, कोई आइडिया नहीं, आपको एक बेसिक चीज़ देखनी, मुझे बेसिक आइडिया मतलब लेना है कि मेरे रिजल्ट्स कैसे आएंगे इस बाउंड्री कंडीशंस पे। ऑप्टिमाइज़ नहीं करना है, करना है वो बाद की बात है, लेकिन मुझे बेसिक आइडिया चाहिए। तो आप डायरेक्टली मैश पे क्लिक कीजिए और जनरेट मैश पे क्लिक कीजिए। आपकी जो बॉडी है एंसर्स, उसको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग मैश कर लेगा। जैसे मैंने मैश पे क्लिक किया तो देखो मेरी जो बॉडी है वो डिवाइड हो गई। दिख रहा है आपको? तो एंसर्स क्या करेगा, इस पर्टिकुलर जो मेरा बॉक्स है इस पे पहले कैलकुलेशन करेगा, फिर इस पे करेगा, इस पे करेगा, फिर सबको इंटीग्रेट कर देगा और एक ऑप्टिमाइज फाइनल रिजल्ट्स देगा। ठीक है, अगर मैं उसको और क्लियर करनी, मतलब और अच्छी तरीके से मैश करनी है, यहाँ पर आती है साइजिंग, यहाँ पर आता है कोर्स, तो यहाँ पर कर सकते हैं अपन मीडियम या फिर फाइन। क्वालिटी पे जाऊँ तो क्वालिटी में भी यही आता है। स्मूथिंग कैसी होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, कैसे, मैंने कहा हाई। फिर जैसे मैं क्लिक करूँगा फिर वापस उसको मैं करूँगा जनरेट मैश, तो कुछ इफेक्ट मिला नहीं। तो उसने कहा कि आप हाई करो, कुछ भी करो, इसमें कोई आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको अलग से मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। कि एंसर्स कह रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग ये मैशिंग इनफ है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी मैशिंग है और फाइन होए, तो यहाँ पे आता है मैश कंट्रोल, यहाँ पर आता है साइजिंग। मेथड भी यूज़ करते हैं, ये अलग अलग ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर मेरा फेस सरफेस वाला फेस है तो वहाँ पे रिफाइनमेंट लूँगा। कहीं पे अगर मेरी दो बॉडी कांटेक्ट में आ रही है और उस फेस को मुझे रिफाइन करना, कांटेक्ट साइजिंग लूँगा। या फिर मुझे कहीं पे बहुत जो मेरा मतलब स्प्लिट फेस है, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्प्लिट फेस पे मुझे मैशिंग करनी है, पर्टिकुलर उस फेस पे मुझे एलिमेंट्स चाहिए, तो वहाँ पे फेस मैशिंग होती है।
फेस मैशिंग होती है। एंड जो मुझे अगर मुझे बाउंड्री लेयर्स देखनी है तो वहाँ पे इन्फ्लेशन होती है, गैस्केट होती है, पिंच होती है। तो ये सारे मतलब मेथड्स होते हैं, उनको अपन कहीं पे भी अप्लाई नहीं कर सकते। ज्योमेट्री वाइज ज्योमेट्री डिपेंड करते हैं। मल्टी जोन में अलग होती है, सिंगल जोन में अलग होती है, वी ऑफ में अलग होती है, एफडीएम में अलग होती है। तो सारे इसके मेथड्स होते हैं यहाँ पे। अगर मैं साइजिंग की बात करूँ, मैंने कहा साइजिंग, ज्योमेट्री सिलेक्शन, मैंने कहा यहाँ से मेरा बॉडी सिलेक्शन आता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है बॉडी सिलेक्शन, यहाँ पे होता है फेस सिलेक्शन, यहाँ पे होता है एज सिलेक्शन, यहाँ पे तो पॉइंट सिलेक्शन। अगर मैं पॉइंट सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो मैं सिर्फ इसमें पॉइंट ही सिलेक्ट कर पाऊँगा। लाइक देखो, पॉइंट ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक करूँ कोई सिलेक्ट नहीं होगा, लेकिन पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा मेरा, ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट, सिर्फ पॉइंट सिलेक्ट होंगे। अगर मैं फेस पे क्लिक करूँ तो सिर्फ फेस सिलेक्ट होंगे ओनली। अगर बॉडी पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ बॉडी सिलेक्ट होगा। तो मुझे बॉडी सिलेक्ट करनी, यहाँ पे अप्लाई। यहाँ पर आता है एलिमेंट साइज़, कि एलिमेंट साइज़ कितनी होनी चाहिए। अभी इसने बाय डिफ़ॉल्ट लिया कि 40.493 mm, ठीक है, पर एलिमेंट। मैंने कहा कि मेरे एलिमेंट होना चाहिए 10 mm का, 10 पे किया, और बिहेवियर उसका हाई होना चाहिए। देन मैंने किया जनरेट मैश। तो देखो बॉडी मेरी और रिफाइन हो गई यहाँ पे, क्योंकि मैंने कस्टम मैश यूज़ की। इसमें किसी को कुछ दिक्कत, अभी जो मेरा पर एलिमेंट है वो बॉडी साइजिंग के अकॉर्डिंग 10 mm का है। अगर मैं 1 mm का करूं तो टाइम लेगा। यहाँ पे इसका स्टेटस शो होता है कि मेरी कितनी मैश कंप्लीट हो चुकी है। सिंपल सा पार्ट बनाया था, उसमें भी मैशिंग होने में इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि जो मेरा पर एलिमेंट है वो 1 mm का है, और मुझे कितने सारे एलिमेंट डिफाइन करने होंगे, अप टू 800+ एलिमेंट्स। तो मुझे ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर की हेल्प चाहिए होगी। तो ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर मतलब ज़्यादा टाइम। तो इससे क्या होगा, मेरे रिजल्ट्स हैं वो बहुत एक्यूरेट आएंगे। ठीक है, अभी मैं इसको 1 mm के हिसाब से तो 80 लाख एलिमेंट्स हो गए। हाँ, तो 1 mm के हिसाब से पूरी बॉडी को सिर्फ 1 mm के हिसाब से करेंगे तो ये 80 लाख हो गए। बिल्कुल। तो तभी तो वो चीज़ टाइम ले रही है। 80 लाख एलिमेंट क्रिएट होने में टाइम लग रहा है। तो आपको एक एलिमेंट भी जूम करके देखना पड़ेगा। इसको, इस मैश को होने में एटलीस्ट आपको से 10 से 15 मिनट तो लगेगा ही लगेंगे, 15 से 20 मिनट। लेकिन अगर आप यही मैश की जो मेथड्स अगर CFD मॉडल्स में अप्लाई करते हो तो मैश होने में कम से कम 3 से 4 घंटे मैश होने में लगते हैं। और सॉल्वर उस मैश को सॉल्व करने के लिए कम से कम 12 से 13 घंटे लेता है, उस मैश को सॉल्व करने के लिए, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ इस चीज़ को। जैसे ही मैंने कैंसिल किया तो इसने कहा द मैशिंग प्रोसेस वाज स्टॉप्ड इफ़ पॉसिबल द एंटिटीज दैट वर बीइंग मैश्ड हैव बीन सेलेक्टेड। इसने यहाँ पे एरर शो कर दी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसमें जाऊँगा बॉडी साइजिंग में, और वहीं पे यहाँ पे जैसे मैं कर दूँगा, मैंने कहा 10 एलिमेंट, देन मैश। ये देखो, ठीक है। इसमें किसी को कुछ दिक्कत हो तो पूछ सकते हो मैशिंग के अंदर, क्योंकि ये हर ज्योमेट्री वाइज डिपेंड करती है कि आपकी मैश कैसी होनी चाहिए। अभी मेरी जो ज्योमेट्री है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, स्क्वायर शेप में, ठीक है। तो एंसर्स इस चीज़ को कंसीडर करते हुए बाय डिफ़ॉल्ट जो रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स हैं उनको कंसीडर कर रहा है, जबकि जो FEV की प्रॉब्लम होती है, फाइनाइट एलिमेंट वॉल्यूम की, उसके अंदर जो फेस के कर्वेचर्स होते हैं, जो फिलेट्स होते हैं, जो चैम्फर्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो एलिमेंट को पिकअप करता है, और कस्टमाइज़ भी अपन पिकअप कर सकते हैं। यहाँ पे एंसर्स जो स्टैटिक स्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर मैश बाय डिफ़ॉल्ट अंदर दे रखा होता है, मैश का मॉड्यूल। लेकिन जो मतलब फ्लुएंट की प्रॉब्लम्स होती है, जो CFX की प्रॉब्लम्स होती है, उनकी मैशिंग करने के लिए एक अलग से मॉड्यूल दिया जाता है, जिसे कहते हैं ICM CFD। उसके अंदर पर्टिकुलर मैश ही क्रिएट की जाती है, वो पूरा मैश का मॉड्यूल होता है अलग ही। उसमें नंबर ऑफ़ मैश के मतलब मेथड्स होते हैं कि आप कैसे कैसे तरीके से मैश क्रिएट कर पाते हो।
और उस मैश के ऊपर ही पूरा का पूरा आपका रिजल्ट डिपेंड करता है कि बाउंड्री लेयर को कैसे कैप्चर किया जाए, ड्रैग लिफ्ट को कैसे कैप्चर किया जाए, या फिर सुपरसोनिक फ्लो है जो मैक नंबर्स है उनको कैसे कैप्चर किया जाए। तो उनके लिए मैश बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। ओके, कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, मैंने मैश कर लिया, मैंने बॉडी को छोटी छोटी एंटिटीज़ में डिवाइड कर लिया। अब आता है यहाँ पे स्टैटिक स्ट्रक्चर, जिसे अपन फिजिक्स भी कह दो या फिर बाउंड्री कंडीशंस भी कह दो। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन इन द सेंस कि लाइक मैंने थ्योरेटिकली क्या क्या कैलकुलेट किया है कि मुझे रिएक्शन फोर्स कहाँ पे कैलकुलेट करना है, या फिर मेरी बीम है जो फिक्स कहाँ से होगी, और या फिर मेरा यूडीएल लग रहा है, यूवीएल लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, फेस लोड लग रहा है, कहाँ से लग रहा है, मूवमेंट लग रहा है या फिर कपलिंग लग रही है, कहाँ से कितना लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी इसमें असाइन करते हैं, तो इसे कहते हैं अपन फिजिक्स लगाना। लाइक मैंने यहाँ पे स्टैटिक स्ट्रक्चर पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, और यहाँ पे आता है इंसर्ट। बॉडी का एक्सेलरेशन भी डाल सकते हैं, फेस पे प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फोर्स, रिमोट फोर्स, बियरिंग लोड, बोल्ट पेनिट्रेशन, मूवमेंट, लाइन प्रेशर, थर्मल कंडीशंस, जॉइंट लोड, ये सारी चीज़ें अपन अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी बाउंड्री कंडीशंस अपन सारी लगा सकते हैं। अगर कुछ ऐसा फोर्स भी है, फिर कुछ ऐसी चीज़ भी है जो इसके अंदर शो नहीं कर रही है, तो मैं खुद की स्क्रिप्ट भी जनरेट कर सकता हूँ। अगर मेरी कोडिंग अच्छी है तो इसके अंदर मैं स्क्रिप्ट जनरेट करके लाइक इस फोर्स पे यहाँ पे मतलब इतनी डायनेमिक इतना फोर्स चेंज हो रहा है, या फिर बियरिंग लोड इतना मतलब इतने टाइम पे बाद चेंज हो रहा है डायनेमिक कंडीशन के अंदर, तो सारी चीज़ें अपन लिख सकते हैं यहाँ पे। मुझे बार बार चीज़ें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कहा कि मेरा फिक्स, मैंने कहा मेरी जो बीम है वो दीवार से यहाँ पे फिक्स है, इस फेस को सिलेक्ट किया, देन अप्लाई किया। ठीक है, अभी मैं लगाता हूँ टेंसाइल फोर्स। ठीक है, टेंसाइल फोर्स के लिए जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पर था फोर्स पे क्लिक किया, देन ये कह रहा है कि फेस सिलेक्ट करो कहाँ से आपकी जो बीम है वो टेंसाइल स्ट्रेच हो रही है। मैंने कहा ये वाला फेस सिलेक्ट किया। अब ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड दो फोर्स का, कितना फोर्स आपका लग रहा है। तो मैंने कहा कि कंपोनेंट है मेरे पास, तो मेरा वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पर था वेक्टर, और यहाँ से अपन सिलेक्ट कर सकते हैं कंपोनेंट पे जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे आ जाएगा कंपोनेंट कि वाई डायरेक्शन एक्स में कितना। मैंने कहा वाई डायरेक्शन, मैंने कहा कितना, मैंने कहा 1000 न्यूटन का। तो यहाँ पे एरो शो कर रही है कि 1000 न्यूटन का जो टेंसाइल फोर्स है वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसे फिजिक्स अप्लाई करना कहते हैं। ये ट्रांजिएंट में अलग होती है, स्टैटिक में अलग होती है, थर्मल में अलग होती है, हर एक मॉड्यूल में डिपेंड करती है कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है। ठीक है, ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं कि सबसे बेसिक से बेसिक अपन सिमुलेशन स्टार्ट कैसे कर सकते हैं इनिशियल लेवल पे। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? फेस कैसे फिक्स किया था एक बार फिर से बता दो। फेस कैसे फिक्स किया, मैंने इसको यहाँ से डिलीट किया। ठीक है, अब मुझे ये फेस फिक्स करना है। मुझे पता है कि जो मेरी बीम है वो यहाँ से दीवार पे फिक्स होगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे मैं दीवार तो बना नहीं सकता। अगर मैं वेरिंग लोड कंडीशन कर रहा हूँ, या फिर मैं ट्रांजिएंट कंडीशन कर रहा हूँ, या फिर ठीक है, या फिर मैं थर्मल भी कंडीशन कंसीडर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे वॉल भी बना सकता हूँ। लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि एक्शन रिएक्शन। ठीक है, आप एक मुझे फिक्स फोर्स दे दो, मैं उसके ऑपोजिट फोर्स लगा दूंगा, यही कहता है। रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है। तो अगर मैंने यहाँ पे फिक्स फोर्स लगाया तो ये ऑटोमेटिकली इस चीज़ को कंसीडर कर देगा कि यहाँ पे ये चीज़ फिक्स है। यहाँ मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज़, कोई मतलब पड़ी है, कोई चीज़, कोई दीवार है या फिर कोई चीज़ जिसके मतलब अलॉन्ग ये चीज़ फिक्स है। तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको यहाँ पे टेंसाइल करेगा और कंप्रेसिव करेगा, जैसे मैंने बाउंड्री कंडीशंस दे रखी है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे राइट क्लिक किया, इंसर्ट में गया, फिक्स सपोर्ट, ज्योमेट्री, यहाँ पे मैंने फेस सिलेक्ट किया कि फेस होना चाहिए मेरा, और यहाँ पे फेस, देन अप्लाई। फोर्स पे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरा फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा कि इस डायरेक्शन में आपका एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ठीक है, और भी फोर्स मैं लगा सकता हूँ। लाइक अगर मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, मैंने कहा प्रेशर, ये फेस, यहाँ पे मेरा प्रेशर भी आ जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए कि सरफेस इफेक्ट, नॉर्मल टू द, तो सरफेस के जो नॉर्मल लगेगा। कंपोनेंट में भी लगा सकता हूँ मैं चाहूँ तो। कितने एम्पियर का होना चाहिए, मैंने कहा कि 10 एम्पियर का होना चाहिए। यहाँ पे प्रेशर भी लग गया, लेकिन अभी मुझे प्रेशर लगाना नहीं है क्योंकि मुझे सिर्फ अभी टेंसाइल स्टडी है वही करनी है मुझे।
तो मैंने इसको यहाँ से किया डिलीट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? स्टैटिक स्ट्रक्चर तक, स्टैटिक स्ट्रक्चर में जो बाउंड्री कंडीशन होती है फिजिक्स लगाना। ओके, यहाँ पे आता है सॉल्यूशन। अब ये कहता है कि आपको सॉल्यूशन में क्या क्या चाहिए, डिफॉर्मेशन चाहिए, सेफ्टी फैक्टर चाहिए, या फिर जो आपने थ्योरीज पढ़ी है फेलियर की उनके अकॉर्डिंग कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, स्ट्रेन जनरेट हो रहा है, वो सारी चीज़ें। मैंने कहा राइट क्लिक, डिफॉर्मेशन, टोटल डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेन है, मैक्सिमम स्ट्रेस स्ट्रेन है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन है, मिडल प्रिंसिपल है, मैक्सिमम प्रिंसिपल है, इंटेंसिटी है, नॉर्मल है, शेयर है, थर्मल है, इक्विवेलेंट है, कुछ भी है, जितनी भी थ्योरीज है वो सारी इसके अंदर है। मैंने कहा वॉन मिसेस लेते हैं। वॉन मिसेस थ्योरी किस में काम करती है, अगर आपने पढ़ा हो तो बताओ, अभी पढ़ी थी अपने जस्ट। डिस्टॉर्शन एनर्जी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो स्ट्रेस कैलकुलेट करेगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मुझे चाहिए एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेगा ये। उसके बाद जैसे कि चाहिए मुझे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी निकाल लेगा। उसके बाद जैसे कि मुझे चाहिए स्ट्रेस टूल, मैंने कहा मैक्सिमम इक्विवेलेंट स्ट्रेस, ठीक है। तो इसके अंदर ये सेफ्टी फैक्टर बता देगा, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे भी ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे कि स्ट्रेस टूल मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, तो ये इसके अकॉर्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लेगा, ठीक है। देन अब इसको करते हैं कैलकुलेट। जैसे मैंने सॉल्व पे क्लिक किया, ये इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर लेगा। यहाँ पे ओवरऑल प्रोसेस बताती है और यहाँ पे जो पर्टिकुलर मॉडल्स या फिर नोट्स है वहाँ की कैलकुलेशन बताते हैं, ठीक है। अभी इसने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम कोई ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। मैंने एक फिक्स किया था और एक टेंसाइल फोर्स लगाया था, ठीक है। टोटल डिफॉर्मेशन, जैसे मैं टोटल डिफॉर्मेशन पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता देगा तो आपकी जो बॉडी है वो टोटल डिफॉर्म कितनी होगी। यहाँ पर आता है रिजल्ट्स, यहाँ पर आती है एक तो ऑटो स्केल और एक आती है 0.5, यहाँ पे ट्रू स्केल। तो जो आंसर्स होता है वो हमेशा रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज़ करके बताता है, ठीक है। ट्रू स्केल में नहीं बताता, तो अपने को हमेशा यहाँ पे ट्रू स्केल पे जाना पड़ता है कि एक्चुअल में कितना हो रहा है मेरे लोड के अकॉर्डिंग। वरना जो भी बाउंड्री जो भी एक्चुअल रिजल्ट्स है वो उसको मल्टीप्लाई करके बताता है। लाइक 0.5 स्केल से मल्टीप्लाई कर लिया, या फिर 1 स्केल से कर लिया, 2 से कर लिया, 5 से कर लिया, ऐसे, ठीक है। जो मेरी यूनिट सिस्टम है, मैंने कहा कि mm में होनी चाहिए, तो mm में है मेरी। ये होते हैं कॉन्टोर्स। कॉन्टोर्स वहाँ पे यूज़ करते हैं कि लाइक मुझे स्ट्रेस का फ्लो कैसा देखना है। स्ट्रेस के फ्लो को देखने के लिए अपन कॉन्टोर यूज़ करते हैं। कॉन्टोर को अपन ऐसे समझ सकते हैं एज ए एरिया, ठीक है, कि इसके ऊपर कुछ ये एरिया है जिसके ऊपर मतलब कुछ जो स्ट्रेस का जो फ्लो होगा वो अपन देख सकते, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो अपन थ्योरेटिकली नहीं देख सकते, ठीक है। कहीं पे अगर मेरा होल बना हो, कहीं पे नोचेस बना है, तो उस होल के अकॉर्डिंग जो होल के जो अलॉन्ग है जो मेरा स्ट्रेस है वो कैसा फ्लो करेगा, तो वो मैं नहीं देख पाऊंगा थ्योरेटिकली अप्रोच में। तो वहाँ पे इस चीज़ को देखने के लिए अपन कंप्यूटेशनल अप्रोच लगाते हैं यहाँ पे। लाइक मेरा स्मूथ कॉन्टोर होना चाहिए, तो मेरा कॉन्टोर स्मूथ हो गया। ये कह रहा है कि मैश के फॉर्म में देखना है या फिर एलिमेंट की फॉर्म में देखना है कि अनडिफॉर्म, मैंने कहा नो वायर फ्रेम, तो वायर फ्रेम की फॉर्म में बताएगा कम्प्लीटली। मैक्सिमम और मिनिमम, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा कि ये बता देगा कि मैक्सिमम टेंसाइल डिफॉर्मेशन कहाँ पे आ रहा है और मिनिमम कहाँ पे आ रहा है। कि मुझे पता है कि जो मेरा फोर्स है वो यहीं से लगना स्टार्ट हुआ है टेंसाइल, तो मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा ब्रेक मेरा यहीं से होगा, जो सबसे ज़्यादा खींचेगा वो यहीं से खींचेगा इनिशियली, ठीक है। अब जैसे कि स्ट्रेन पे क्लिक करूँगा तो मेरा स्ट्रेन यहाँ पे जनरेट होगा। ये देखो इंटरनल स्ट्रेन्स, यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यूज़ आ जाएगी कि किस किस पॉइंट पे किस किस स्ट्रेन की वैल्यूज़ है। अगर पर्टिकुलर नोड पे देखनी है कि लाइक यहाँ पे आता प्रॉब कि मुझे इस पॉइंट पे स्ट्रेन की वैल्यू, इस पे स्ट्रेन की, इसके कहीं पे भी मैं स्ट्रेन की वैल्यू देख सकता हूँ कि अगर मुझे पर्टिकुलर यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू चाहिए
इस कॉर्नर पे, यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू ये आ रही है और यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू ये आ रही है। यहाँ पे कम आ रही है, यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे भी देख सकता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। स्ट्रेस की देखनी है तो स्ट्रेस की भी देख सकते हैं अपन। ये अपनी स्ट्रेन एनर्जी, पर्टिकुलर पे देखनी तो पर्टिकुलर पे देख सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम भी देख सकते हो। वॉल्यूम, ये इसका वॉल्यूम डिफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि 1000/1000 कि वॉल्यूम में मेरा इतना कोई चेंजेस हो नहीं रहा है एक्चुअल में, क्योंकि जो मैंने फोर्स की वैल्यू लगाई थी टेंसाइल फोर्स की, वो इतनी ज़्यादा नहीं है मेरी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। तो इसने इसको एज ए न्यूटन का मतलब न्यूट्रल कंसीडर किया इसको, ठीक है। जबकि मेरे स्ट्रेस, और अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करूँ तो मेरे स्ट्रेस और स्ट्रेन में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। सेफ्टी फैक्टर, इसमें भी इसने कहा 15/15 कि मतलब कि जो मेरी जो मैंने फोर्स लगाए हैं वो मैंने बहुत कम लगाया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो मेरी यील्ड बाय वर्किंग है वो 15 से बाहर जा रही है, यील्ड बाय वर्किंग करूँ तो मैं, ठीक है। क्योंकि देखो स्ट्रेस की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, मैक्सिमम 0.188 MPa, ठीक है। और जो मेरा मटेरियल का जो MPa है अल्टीमेट वाला, वो बहुत ज़्यादा है स्ट्रक्चर स्टील का, ठीक है। अगर मैं उनका मतलब डिवाइड करूँ और फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल तो बहुत ज़्यादा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग कभी भी उसको मीट नहीं कर पाएगा, समझे। जैसे कि अगर मेरी जो मटेरियल की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ वो मेरी 800 मेगापास्कल है, और मैंने इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लगा दिए, प्रेशर भी लगा दिया, यूडीएल यूवीएल सब कुछ लगा दिया, टेंसाइल कंप्रेस सब कुछ। उसके बाद जो मेरी स्ट्रेस की वैल्यू जनरेट हो रही है वो कुछ 600, 650 या फिर 700 के आसपास। तो उस कंडीशन में जो मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा वो कुछ 2, 3, 0.1, 0.5 के मतलब इक्विवेलेंट आएगा। तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे मेरे मल्टीपल फोर्सेस काम कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे अपन रिपोर्ट प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन सी फिजिक्स लगाई है, कौन कौन सी मैंने चीज़ें यूज़ की है, यूनिट सिस्टम कौन सा यूज़ किया है, कंप्लीट ज्योमेट्री डिस्क्रिप्शन। रिपोर्ट जनरेशन के लिए चीज़ काम आती है। कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जो मैश का डेटा है वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, मैश कंट्रोलिंग का डेटा यहाँ पे आ जाएगा। एंड मैंने जो कौन सी फिजिक्स अप्लाई की, लाइक देखो यहाँ पे जो फोर्स का जो मैंने फोर्स लगाया था वो मैंने स्टेडी स्टेट लगाया था, ना कि ट्रांजिएंट। तो मेरी जो स्टेडी स्टेट की जो मतलब जो फोर्स की वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू टाइम मेरी चेंज नहीं हो रही, तो वहाँ पे इसका भी ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशंस में इसने क्या क्या सॉल्व किए, कौन से कितने सेकंड्स लिए, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज क्या क्या है, इसकी रिजल्ट्स, पूरी रिजल्ट्स की टेबल्स आ जाएगी। तो इसकी पूरी यहाँ पे रिपोर्ट जनरेशन कर सकते हैं। ठीक है। एनिमेशंस वगैरह देखना हो कि अगर उसका फ्लो कैसा होगा, तो यहाँ पे अपन एनिमेशंस भी देख सकते हैं। अगर मैं इसका स्केल बढ़ाऊँ यहाँ से, तो ये देखो जो स्ट्रेस का फ्लो है वो इसमें ऐसे बताता है। अभी यहाँ पे मेरे कुछ होल्स होते हैं या फिर मैंने कुछ डिस्ट्रैक्शन जनरेट कर रखा होता है, तो वहाँ पे जो फ्लो है वो अलग आता है। उसके क्वेश्चंस मैं आपको ग्रुप में शेयर करूँगा, और आपको जो क्वेश्चंस है आंसर्स के वो आपको सॉल्व करके ग्रुप में शेयर करने हैं। कुछ डाउट्स हैं तो आप इजीली पूछ सकते हो। जो आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जो बुक्स है आर.के. बंसल की, उसके अंदर के जो क्वेश्चंस है आप सॉल्व कीजिए। बीम के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें आंसर्स में आप सॉल्व कर सकते हो। और जो उसमें जो रिजल्ट्स में आता है कि लाइक बुक्स में आप देखते हो कि स्ट्रेस की वैल्यू निकालो, स्ट्रेन की वैल्यू निकालो, या फिर टोटल डिफॉर्मेशन की वैल्यू निकालो, वो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि टोटल डिफॉर्मेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ रही है, स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आ रही है। तो फिर आप रिजल्ट्स कंपेयर कर सकते हो कि हाँ सच में मेरे जो रिजल्ट्स है वो मेरे नियर टू द बुक्स के आ रहे हैं, नहीं आ रहे, थ्योरेटिकल अप्रोच के नियर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। ओके, अब ये कंप्लीट सिमुलेशन एक छोटा बेसिक एक मतलब इनिशियली अपन एक प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं इनिशियली, जिसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं है। सिंपल स्टेप्स में जो बेसिक स्टेप्स फॉलो होते हैं सिमुलेशंस के लिए, वो यही स्टेप्स होते हैं। इंजीनियरिंग डेटा, देन ज्योमेट्री, देन मैशिंग, देन फिजिक्स, देन सॉल्यूशन, और फिर लास्ट में आती है सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज़ करना। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स हैं तो वो आप पूछ सकते हैं, आप में से सभी।
हेलो हेलो आपकी आवाज़ नहीं आ रही दिव्या। ठीक है, आपने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी ना? अच्छा, रुद्राक्षी आपने भी कल की क्लास अटेंड नहीं की थी? सर कल एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही थी इसलिए। अच्छा, आप ट्रैवल कर रहे थे। ओके, सात्विक कोई दिक्कत? नो सर, थोड़ा थोड़ा समझ आया है। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। मैं आपको ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आपको वो सॉल्व करने हैं, ठीक है? ओके सर। एंड जो भी डाउट्स आए आप मुझे ग्रुप में भी पूछ सकते हो या फिर पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है? मैं उसके आंसर्स दूंगा। एंड आपने अगर एंसर्स इंस्टॉल कर रखा है तो वेल एंड गुड है, अगर एंसर्स इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो एंसर्स इंस्टॉल कर लेना। जो वीडियोज़ है वो ग्रुप में ऑलरेडी शेयर हो चुकी है, कैसे इंस्टॉल करना है। स्टिल अगर आप कुछ प्रॉब्लम फेसेस करते हो तो आप मैसेज कर लीजिए ग्रुप में, ओके? ओके सर। ओके, तो आज की क्लास अपनी यहीं पे ख़त्म होती है। कल की क्लास में क्या डिस्कशन होगा मैं बता देता हूँ। आप लोग अगर क्लास का जो कल लास्ट सेशन होगा वैसे एंसर्स का, अगर आप कल एंसर्स अटेंड करते हो तो आपको मैं जो एंसर्स की जो स्कोप है और भी कि एंसर्स और अच्छे से एडवांस कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि ये तो फ्री डेमो वर्कशॉप है, उसमें लिमिटेड चीज़ें बताई जाएगी आपको, ठीक है? बेसिक जो अप्रोच है, मॉड्यूल्स कैसे अप्रोच करते हैं वो चीज़ें बताई जाएगी। तो मैं कल इसके ऊपर भी डिस्कस करूँगा कि आप एंसर्स के अंदर करियर कैसे बना सकते हो एज ए मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मतलब इनको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती कि वास्तव में मतलब जो थ्योरेटिकल अप्रोच होती है। क्योंकि अपने पास क्या होता है कि अगर अपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है तो अपने पास जनरली लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, आइदर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊँ या फिर मैं कॉलेज से प्लेसमेंट लूँ या फिर मैं कोचिंग करके तैयारी करूँ कि एसएससी सीजीएल की, या फिर मैं गेट की प्रिपरेशन करूँ, या फिर एक लास्ट ऑप्शन बनता है कि मैं हायर स्टडीज़ के लिए मास्टर्स की प्रिपरेशन करूँ, आइदर इन प्राइवेट कॉलेज या फिर गेट के थ्रू करूँ या फिर अब्रॉड से करूँ। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन उस बंदे से बात करो जिसने कि 4 साल स्किल्स पे काम किया हो, उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है, उसके पास ऑप्शंस नहीं हो, उसके पास लिमिटेड ऑप्शंस नहीं होते। वो अपना करियर खुद चूज़ कर सकता है कि उसको खुद को किस में जाना है। मुझे सॉलिड वर्क्स में जाना है, मुझे एंसर्स में जाना है, मुझे किस में जाना है, मुझे हाई स्टडीज़ में जाना है या फिर मुझे कहाँ पे जाना है। तो मैं कल इस चीज़ के ऊपर भी बात करूँगा। एंड कल जो अपना एंसर्स का एक और मॉड्यूल है थर्मल मॉड्यूल, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। कल अपन थर्मल मॉड्यूल सीखेंगे कि थर्मल की प्रॉब्लम्स को एंसर्स के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं, लाइक कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये चीज़ें अपन पढ़ेंगे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन अपन कैसे अप्लाई करते हैं एंसर्स के अंदर, ओके? और जो मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा वो आपको सॉल्व करने हैं, और कल उन क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कशंस होंगे कि किसने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और किसको कितना समझ में आया, ओके? ओके सर। ओके, कोई और कुछ पूछना है आपको, कोई क्वेश्चंस, कुछ भी डाउट्स? क्योंकि अभी अपने पास टाइम है 10 मिनट टाइम है अभी। आप कुछ भी पूछना चाहते हो आज के सेशंस के बारे में या फिर कल के सेशंस के बारे में, यू कैन आस्क। सर जो सर ने गूगल ड्राइव पे सॉफ्टवेयर शेयर किया था, तो जो उसमें से फाइल थी वो इंस्टॉल नहीं हो रही थी सर। आपने एंसर्स की फ़ाइल डाउनलोड की थी? यस सर, 10 फाइल्स थी, वो 10 फाइल्स थी और 3 फाइल्स अलग से थी। ओके ओके, तो मैं आपको एक आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए कि मैं आपको एक है ना वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है? उस वीडियो के अकॉर्डिंग आप एक बार आप सेटअप डाउनलोड कर लीजिए गूगल ड्राइव से, और फिर उस वीडियो को फॉलो कीजिए। अगर फिर भी आप प्रॉब्लम फेस करते हो तो मुझे वापस मैसेज कर दीजिएगा आप, ठीक है? ओके सर। एंड और सात्विक, बादल, दिव्या, प्रियांशु, रुद्राक्षी एंड अमित, ओके, सेशन ओवर करें फिर, नो डाउट्स? यस सर।
ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल फिर। थैंक यू। ओके।